नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस की एक और सेशन है हमारी। ये है आज हमारा, कुल मिला के हो जाएगा 40 सेशंस। सो कैसा लग रहा है आपको 40 सेशंस में, जरूर बताइएगा। आज के जो हमारे 6 टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स, तो जो एजिंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ पीएम किसान संपदा योजना क्या है, इसमें मैं ऑलरेडी पहले भी इस योजना को कवर अप कर चुका हूं। एक बार दोबारा क्विक रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये योजनाएं, स्कीम्स वगैरह तो पार्ट हैं सिलेबस का और आती भी रहती हैं। तीसरी बात करेंगे लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के ऊपर। साथ ही साथ एमपीसी के ऊपर भी बात करेंगे और कुछ बैंकिंग से जुड़े हुए रेगुलेशंस को भी देखेंगे। फिर एनुअल पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे एंड फिफ्थ वर्ल्ड ट्राइबल डे, सिक्स्थ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो 2 दिन आपके साथ एक ही दिन में आ गए, एक ही मतलब सेशन में हमने कवर अप कर लिए। एंड सेवंथ एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, और पिछले सेशन में जो हमने क्वेश्चन लिए थे उसके आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बहुत ही बढ़िया होने वाला है, मजा आएगा आपको। सेशन को लास्ट तक देखें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को बताएं, साथियों को जोड़े, क्योंकि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है बेसिकली ये माउथ पीस है सरकार का। तो इसको कवर अप करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है एग्जाम्स में। जब आएगा तो जब उसकी एनालिसिस होगी तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अच्छे से इसको फॉलो करें, आप ही के लिए सीरीज पूरी बनाई गई है। सबसे जो पहली हमारी स्टोरी है, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स। बेसिकली क्या है कि जो ईएसी है, पीएम यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इसके चीफ कौन है जरूर बताइएगा। इनके चीफ का नाम बताइए आप मुझे। आज के लिए आपका पहला सवाल। तो जो प्रधानमंत्री के लिए जो काउंसिल होती है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उन्होंने एक इंडेक्स रिलीज किया है, और इस इंडेक्स का नाम है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स। इस इंडेक्स को बनाया किसने? इस इंडेक्स को बनाया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने। ईएसी पीएम ने इनके रिक्वेस्ट की थी कि आप इसे कंपाइल कीजिए, बनाइए इस इंडेक्स को, ताकि हम जान सकें कि जो एल्डर पॉपुलेशन है हमारी, एल्डरली पॉपुलेशन है जो हमारे देश की, वो किन किन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से गुजर रही है। इट आइडेंटिफाइज द रीजनल पैटर्न्स ऑफ एजिंग अक्रॉस इंडियन स्टेट्स एंड असेसेस द ओवरऑल एजिंग सिचुएशन इन इंडिया। क्योंकि देखिए क्या होता है, किसी भी देश की इकोनॉमी को उठाने के लिए वैप का जो है वो बहुत ज्यादा योगदान रहता है। वर्किंग एज पॉपुलेशन, अब इसके बाद की पॉपुलेशन और इसके पहले की पॉपुलेशन, ये दोनों इसी पे ही डिपेंड रहती है। तो हमें सबको देख के चल के फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्रेम करना होता है। इस इंडेक्स की खासियत क्या है, इस पे जान लेते हैं। इसमें 4 पिलर्स हैं। वो 4 पिलर कौन कौन से? फाइनेंशियल वेलबिंग, सोशल वेलबिंग, हेल्थ सिस्टम, इनकम सिक्योरिटी, और साथ ही साथ 8 उसके सब पिलर हैं, जिसमें आपका आता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सोशल स्टेटस, फिजिकल सिक्योरिटी, बेसिक हेल्थ, साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल सिक्योरिटी एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें आती हैं, 4 पिलर और 8 सब पिलर। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये टॉप स्कोरिंग रीजन्स रहे हैं एजिंग यानी एज्ड पीपल के मामलों में। और वहीं चंडीगढ़ और मिजोरम ने यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्ट की कैटेगरी में टॉप किया है। तो यहाँ पर जो आपकी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रही है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, ये इंडेक्स बता रहा है। इस इंडेक्स के जो सामने चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है? वन ऑफ द इमर्जिंग इश्यूज ऑफ द पॉपुलेशन एजिंग इज द फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग। राइट, अब फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग को समझिए। ये सब आपको ऐसे वगैरह लिखने में काम आ सकता है। अगर कोई सोशल इशू पे कोई भी टॉपिक आया तो आप उसमें ये सारी चीजें लिख सकते हैं, और आपको बहुत मदद करेगी। इंटरव्यूज में आप ये बोल सकते हैं। तो फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग का क्या मतलब होता है? देखिए क्या होता है कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। जनरली ये देखा गया है, ये ट्रेंड नोटिस किया गया है कि जो वाइफ है वो ज्यादा लंबी जी जाती हैं, और जो मेल पॉपुलेशन है वो जल्दी, मतलब उनकी थोड़ी सी मृत्यु थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो इसी को कहा गया है फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग, कि फीमेल पॉपुलेशन जो है एजिंग में काफी ज्यादा रहती है। इंडिया हैज वन ऑफ द वीकेस्ट सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म ग्लोबली एट इट्स, एज इट ओनली स्पेंड्स 1% ऑफ इट्स जीडीपी। तो भारत की अगर बात करें तो सोशल सिक्योरिटी के मामले में, जो सामाजिक सुरक्षा है, उसकी जो प्रक्रिया है उसके मामले में भारत बहुत पीछे है, और सिर्फ 1% जीडीपी का ये सोशल सिक्योरिटी मामले में खर्च करता है। कोविड-19 में हम सब ने देख लिया। There is a need to cater to the present older person's unique needs, motivations, and preferences, and to give them a chance to contribute to society until they promote active aging. Good health lies at the core of society to ensure healthy aging. As the life expectancy of older people increases in India, we need to ensure that people, while living longer, live healthier lives. क्योंकि उससे फिर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब भी तो ऑटोमेटिक जो है वो इंप्रूव होंगे, which will translate into more significant opportunities and lower cost to the older persons, their families and society. तो आपके पास अगर दिमाग में
खुशी रहेगी आपके, मतलब होता है ना हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, अगर वो सही रहेंगे तो आप सारे काम बिल्कुल अच्छे से कर सकेंगे। उससे जुड़े हुए जैसे मान लीजिए घर में कोई सीनियर पीपल है और वो ठीक है, खुश है, तो जो वर्किंग एज वाला बंदा है वो भी खुश रहेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स सही हैं या मेरे पेरेंट्स खुश हैं, तो मैं भी अब अपने काम पे फोकस करूँ। अगर उन्हीं की तबीयत खराब हो जाए तो फिर गड़बड़ हो सकती है ना, तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किसने रिलीज किया, कौन क्रिएट कर रहा है, इस इंडेक्स में क्या खास बातें हैं, किसने टॉप द चार्ट किया है और क्या क्या इसके सामने चैलेंजेस है, इतना आपको याद रखने की जरूरत है, इसमें आपका काम बन जाएगा। चलते हैं दूसरे अपने इशू पे, जो दूसरी स्टोरी है हमारी, पीएम किसान संपदा योजना। देखिए दोस्तों क्या है कि MOFPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, अभी निफ्टम बिल 2021 आया था, उसको मैंने आपके साथ कवर अप किया था, तो वही निफ्टम वाले से मुझे याद आया कि MOFPI मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है इस योजना के रिगार्डिंग, तो ये योजना इसलिए हाईलाइट हो गई। 2016 में MOFPI ने इंट्रोड्यूस किया था एक अम्ब्रेला स्कीम जिसका नाम था एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, जिसको नाम दिया गया संपदा। राइट, क्या बोला मैंने, एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स which is called as Sampada, which was proposed to be implemented with an allocation of rupees 6,000 करोड़ का इसमें एलोकेशन दिया गया। फिगर वगैरह याद रखना है आपको, कई बार आपके सामने यूपीएससी क्या करेगा, 6,000 की जगह 60,000 करोड़ लिख के दे देगा। Which was proposed to be implemented with an allocation of 6,000 करोड़ for the period of 2016 से 20। in the year 2017 गवर्नमेंट ने इसको रिनेम किया और बोला गया कि संपदा स्कीम जो है अब कहलाई जाएगी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। और एक ऐसी स्कीम है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये आपको ध्यान रखना है, इट इज अ काइंड ऑफ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के अंदर जितने भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसको एक्सपेंड करना, प्रोसेसिंग के लेवल को बढ़ाना, साथ ही साथ इसमें मेगा फूड पार्क्स को शामिल करना, जो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन या वैल्यू एडिशन जो चीजें हैं उन सबको इसमें शामिल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रो प्रोसेसिंग को लेके काफी बढ़िया बनाना, और साथ ही साथ जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उनको कनेक्ट करना, एक तरीके से पूरी एकदम क्वालिटी भरा एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात की गई इन द सेक्टर ऑफ फूड। राइट, और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्सेज तो इसमें आएंगे ही आएंगे। राइट, कुछ और स्टेप्स जो इसमें लिए गए इस योजना के चलते, उसमें यह है कि 100% सरकार ने FDI किया ऑटोमेटिक रूट के थ्रू फूड प्रोसेसिंग उसमें। साथ ही साथ आप जानते ही हैं कि कुछ अन्य स्कीम्स भी इसमें निकाली गई थी, स्पेशल फंड दिए गए 2000 करोड़ के, नाबार्ड ने इसमें मदद की। नाबार्ड आप जानते हैं कि कैसा बैंक है और नाबार्ड का भी परीक्षा होने ही भी वाला है, तो इस तरीके की योजनाएं आपको उस परीक्षाओं में काम आएंगे। फूड एंड एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर 100 रुपए हैं और मुझे 100 रुपए कहीं पे खर्च करने हैं और मेरे पास कम से कम 5-7 ऐसे एरिया हैं जहां पे मुझे इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं कुछ ऐसा एरिया पहले स्पेसिफिक करूंगा जो प्रायोरिटी बेसिस पे मेरे पास ऊपर होगा। तो ठीक ऐसे ही बैंकों के लिए भी बनाया गया है, बैंकों के लिए बोला गया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ऐसे सेक्टर्स जिनको आपको ऊपर रखने हैं और उनमें पैसा जो है आपको इन्वेस्ट करना है, जिससे क्या हो, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक बूस्ट मिले, ह्यूमन रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके। राइट, तो इसमें ये सारी बातें थी। अगली स्टोरी पे चलें, समझ आ गया होगा आपको। तीसरी स्टोरी बिल्कुल हॉट टॉपिक है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। तो RBI ने भी हाल फिलहाल में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो अगस्त महीने के लिए जारी कर दी है। इट केप्ट द पॉलिसी रेट अनचेंज फॉर द 7th टाइम इन अ रो। लगातार 7 महीने से उन्होंने पॉलिसी रेट को अनचेंज किया हुआ है और सरकार और राज्य सरकार दोनों से अपील की है कि आप फ्यूल्स पे जो टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, और जो दिखता है मीटर में भैया 109 106, तो दिल दहल जाता है मेरा। तो मतलब 100 रुपए का पेट्रोल भी नहीं चलता 2 दिन में, तो वरना तो पहले कहाँ कितना चलता था। तो उस सब में जो फ्यूल्स पे जो टैक्सेस हैं उसे आप कम कीजिए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑटोमेटिक कम होगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही फ्यूल्स पे प्रेशर बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, वो सब ऐड होके जो घर में जो आपकी सब्जियां पहुंच रही है उसमें भी आ जाती है। तो उससे क्या होगा, फिर महंगी महंगी सब्जी खाओ, नहीं खाना तो फिर ऐसे ही खाओ, भूखे रहो। राइट, ये सारी बातें होती हैं। तो RBI ने अपील किया है कि आप फ्यूल्स पे जो टैक्सेस ले रहे हैं उसे आप रिड्यूस कर लीजिए। लेटेस्ट ट्रेंड देखते हैं दोस्तों, रेपो रेट 4% ही रखा है, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25%, बैंक रेट 4.25%, रियल क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
2021-22 के लिए 9.5% पे रिटेन रहेगा, ऐसा बोला है आरबीआई ने। आरबीआई ने साथ ही साथ सीपीआई की जो प्रोजेक्शन है उसको भी रिवाइज किया है और बोला है कि लगभग 5.1% से 5.7% की जो महंगाई दर है वो चल सकती है सीपीआई बेसिस पे। In order to absorb additional liquidity in the system, the RBI announced the conducting of a variable rate reverse repo। ये प्रोग्राम जो है ये आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई ने क्या किया है कि सिस्टम में एडिशनल लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाए, पैसा जो झोंक रही है सरकार आरबीआई सिस्टम के अंदर में, तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, इसलिए उन्होंने एक अलग कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो प्रोग्राम, राइट। It decided to continue with an accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy। और ये तो बहुत भारी मतलब झटका दे गया सभी को। While ensuring that inflation remains within the target going forward। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को पब्लिश करती है आरबीआई के लिए। द एमपीसी इज अ स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये आता है, वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, स्टैट्यूटरी है। फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ। द एमपीसी डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट rate यानी रेपो रेट required to achieve the inflation target of 4% with a leeway of 2% points on the either side। The governor of RBI is the ex officio chairman of the MPC। तो लगे हाँ तो आपसे MPC पे एक सवाल पूछ लेता हूँ, यूपीएससी में पहले पूछा गया था कि MPC में कितने मेंबर होते हैं, ये जो कमेटी होती है कितने मेंबर की होती है जरूर बताइएगा। दूसरा सवाल है आपके लिए, हम चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी पे, और जो तीसरी स्टोरी है हमारी वो है एनुअल पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे। हाल फिलहाल क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, उसने 60वां पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे 2019-20 का रिलीज किया है। 2019-20 का ध्यान रखना है। अब ये जो पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे है इसमें क्या होता है, इसमें 100% जो है मतलब सीपीएसई यानी जो आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है इसको कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ जितने भी स्टैटिस्टिकल डेटा है पीएसयू से लेके उनको पूरा ऑब्जर्व किया जाता है, उन्हें कैप्चर किया जाता है और उस पर फिर पॉलिसीज जो है फ्रेम की जाती है, सर्वे वगैरह उस पर किया जाता है। कब से शुरू हुआ था, 1960-61 से शुरू हुआ था और किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था ये सब आपको याद रखना है। एस्टीमेट कमेटी जो होती है लोकसभा की उसके रिकमेंडेशन पे ये शुरू किया गया था। अब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इसमें क्या फर्क है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है वो नोडल डिपार्टमेंट है किसकी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, और पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का काम करती है किसके लिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए। अगर हम इन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की माने तो CPSEs मीन दोज गवर्नमेंट कंपनीज बिसाइड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस वेयर इन मोर देन 50% ऑफ द शेयर इन इक्विटी इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 50% से ज्यादा की इक्विटी केंद्र सरकार के हाथों में रहती है। CPSEs आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ये सब हम जानते हैं, महारत्न कंपनियां होती है, नवरत्न होती है और मिनी रत्न होती है। प्रेजेंटली अभी 10 महारत्न कंपनी है, 14 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न कंपनी है। हम इस लिस्ट पे पहले भी बात कर चुके हैं अपने PIB एनालिसिस के सेशन में। द CPSEs हैव टेकन अ रेंज ऑफ इनिशिएटिव्स एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान टुवर्ड्स मीटिंग द गवर्नमेंट्स इंडिया सेल्फ रिलायंट इंडिया एजेंडा। अगर कुछ इन्हीं एजेंडा में अगर कुछ इनिशिएटिव्स को देखें तो उन्होंने जो लिया है, उन्होंने जो भी अलग अलग जो PSUs हैं उनके बीच में कॉपरेशन अच्छा रहे, तालमेल अच्छा रहे, एक सिनर्जी बने, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द सिनर्जी प्रिंसिपल। तीसरा सवाल आपके लिए पूछ लेते हैं कि सिनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, जरूर बताइएगा, बहुत ही बढ़िया है MBA के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज सिनर्जी प्रिंसिपल? Providing a platform for greater participation of domestic firms MSMEs, rationalizing import dependency to ensure long-term sustainability, development of indigenous technology and promoting technology transfers to the public sector units, or you can say central public sector enterprises, राइट। तो उसको लेके सर्वे किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। किसके रिकमेंडेशंस पे, तो लोकसभा की एक एस्टीमेट कमेटी थी 1960-61 में, उनको बोला गया और अभी हाल फिलहाल 60वीं जो है वो सर्वे इसकी कंडक्ट की गई है 2019-20 के लिए। चलें आगे। अगली जो स्टोरी है हमारी वो है वर्ल्ड ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स, राइट। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 9 अगस्त को हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है। इट aimed at promoting and protecting the rights of the world's indigenous population and to acknowledge the contributions that indigenous people make towards world issues
सच एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। हाल फिलहाल अभी एक रिपोर्ट आई है आईपीसीसी की, उसके ऊपर भी हम अगले सेशंस में, आने वाले सेशंस में मैं आपके साथ बात करूंगा एनवायरनमेंट को लेकर। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो डूब जाएंगे, जैसा उस रिपोर्ट में बोला गया है, पानी से, समंदर से जो डूब जाएंगे, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि इसमें जो सारा जो दारोमदार जो सारा मतलब फोकस एरिया रखा गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर रखा गया है। द डे रिकॉग्नाइजेज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन इन जेनेवा 1982। It has been celebrated since 1994 in accordance with the Declaration of the United Nations. थीम जो था 2021 के लिए क्या था? Leaving no one behind, indigenous peoples and the call for a new social contract. सिग्निफिकेंस क्या है इन सभी दिवस का? तो तकरीबन देखिए क्या है कि वर्ल्ड की जो कल्चरल डाइवर्स यानी विश्व की जो संस्कृति है काफ़ी डाइवर्सिफाई है। बहुत सारे लोग हैं, मिलियन मतलब 370 से 500 मिलियन, तो ये तो खैर एक आंकड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा है। और बहुत ही अलग अलग भाषाओं में बात की जाती है, लगभग 7,000 भाषाएं हैं पूरे दुनिया भर में। द क्रॉप्स ग्रोन बाय इंडिजिनस पीपल आर हाईली एडेप्टेबल, दे कैन सर्वाइव ड्रॉट, फ्लड एंड एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। एज अ रिजल्ट दीज क्रॉप्स हेल्प क्रिएट रेजिलियंट फार्म्स। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इसलिए इनको थोड़ा सा एक तवज्जो देना तो ज़रूरी बनता है, क्योंकि ये वर्ल्ड्स के इंडिजिनस पीपल हैं। और इसीलिए 9th of August is observed as वर्ल्ड ट्राइबल डे ड्यू टू ऑल दीज सिग्निफिकेंट रीजंस, राइट। भारत में अगर ट्राइबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो लगभग 104 मिलियन के आसपास की ट्राइबल पॉपुलेशन है भारत की। 705 एथनिक ग्रुप हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, और इन 705 एथनिक ग्रुप को 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। PVTGs 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और इसमें एक ग्रुप है, एक ट्राइबल है, दैट इज द गोंड ट्राइब। ये सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है भारत के अंदर में। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज 62 आर फाउंड इन ओडिशा। ओडिशा से सबसे ज्यादा जो ट्राइबल पीपल है वो पाए जाते हैं, यानी ये वहां पे मिले जाते हैं। साथ ही साथ हमारे संविधान में भी इनके संरक्षण के लिए कुछ प्रावधान है, कुछ इसमें अनुच्छेद हैं। जैसे आर्टिकल 342(1) पे आप बात करेंगे, प्रेसिडेंट मे विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर इट इज अ स्टेट, after consultation with the governor by a public notification, specify the tribes or the tribal communities or a part of groups within the tribes or tribal communities as scheduled tribe in relation to that state or union territory. तो आर्टिकल 342 जो है उनको एक संरक्षण देता है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि आप ट्राइबल पीपल्स हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपको भी मौका दिया जाएगा, जो कि बताता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो कि आपका DPSP है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 335 क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट। आर्टिकल 338A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हैज बीन सेटअप। और साथ ही साथ अगर शेड्यूल्स में बात करें तो 5वां 6वां शेड्यूल जो है शेड्यूल ट्राइबल एरियाज जो STAs हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के ऊपर बात करता है। ये सब हम बारीकी से पढ़ चुके हैं अपने पॉलिटी के सेशंस में, तो इसको आप अच्छे से जो है बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे आर्टिकल्स आपका एक क्विक रिवीजन आपको दे देगा, राइट। और नाम आपको कौन सा याद रखना है, कौन सा ट्राइब सबसे बड़ा है भारत के अंदर में? द गोंड ट्राइब। क्लियर है? चलिए आज का हमारा फाइनल स्टोरी जो कि है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज ऑब्जर्व टू रेज द अवेयरनेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स। बायोफ्यूल्स प्रोग्राम इज ऑल्सो इन सिनर्जी विद गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत। आप जानते ही हैं काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च की गई है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन आया है जो भी इसी के तहत ही आता है। इस डे को जो ऑब्जर्व किया गया है किसके सम्मान में? तो सर रुडोल्फ डीजल, उनके सम्मान में जो है इसे ऑब्जर्व किया गया है। ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ द डीजल इंजन एंड वॉज द फर्स्ट टू प्रिडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल्स। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करना है तो वेजिटेबल ऑयल का यूज किया जा सकता है। इस बार का थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है, थीम आपको याद रखना है, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरमेंट। फिर से देखिए एनवायरमेंट आ गया ना, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरमेंट। इट इज एनुअली ऑब्जर्व्ड बाय इंडिया by Ministry of Petroleum and Natural Gases since 2015.
गवर्नमेंट ने बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कुछ किया है। ब्लेंडिंग ऑफ बायोफ्यूल्स में ईबीपी प्रोग्राम लेके आई है। साथ ही साथ काफ़ी रेगुलेशंस वगैरह, काफ़ी प्रोविजंस वगैरह इन्होंने अमेंड किए हैं, लेके आए हैं। इंडस्ट्रीज को किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से आगे बढ़ाना है। कुछ इसमें आपके योजनाएं भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019, फिर आपका गोबर यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम, गोबर धन स्कीम। उसके बाद फिर आपका है रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल रूको, जो कि एफएसएसआई के द्वारा है। तो उसके तहत काफ़ी सारे मतलब स्टेप्स जो हैं, कदम सरकार ने इस पे उठाए हैं और दिख रहा है ईवीज को लेके भी जो टारगेट लिए गए हैं, तो उसमें भी दिख रहा है कि किस तरीके से सरकार बहुत एग्रेसिव है इस चीज़ को लेके, बायोफ्यूल्स को लेके और यू कैन से नॉन फॉसिल फ्यूल्स को लेके, राइट। चलिए, एमसीक्यूज का समय हो चुका है। पिछले सेशन में हमने जो सवाल लिए थे उसका आंसर देने का समय आ गया है। सबसे पहला सवाल था हमारा सर्टेन इट इज द नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डील विद द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। इट फंक्शंस अंडर द एमएसटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये गलत है, दिस इज मेटी। दिस इज व्हाट? दिस इज मेटी। तो ये पूरा ही गलत है, सेकंड गलत है, तो हमारे पास ये कट जाएगा एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। एमपी लेट स्कीम पे हमारा अगला सवाल था। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बिल्कुल सही है। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पहले होता था अब नहीं है। अब इसे किसने ले लिया? मॉस्पी ने ले लिया है। तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया, राइट। तीसरा हो नहीं सकता क्योंकि पहला सही है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन रिकमेंड वर्क्स अंडर द स्कीम एनीवेयर इन द कंट्री। यहाँ पे जो इलेक्टेड शब्द है ना, ये गलत है, ये नॉमिनेटेड होगा, ठीक। इस वजह से पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। तीसरे पे अगर हम बात करें, एसटीजी गोल नंबर 2, ये किससे रिलेटेड है? तो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। 17 गोल्स हैं, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन टॉप 5-7 आप अगर याद रख सकें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। आज के 3 सवाल आपके लिए लाइन अप कर दिए गए हैं। सबसे पहला समग्र शिक्षा स्कीम के ऊपर है, पढ़िए, आंसर दीजिए। कमेंट थ्रेड में वीडियो को पॉज कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, कमेंट थ्रेड में अपने आंसर पोस्ट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पार्टिसिपेशन रखिए, एग्जाम नजदीक आ रहा है, एग्जाम में आपको पूरी तरीके से हेल्प मिलेगी इस चीज़ों को देखते हुए। दूसरा, पीएम दक्ष स्कीम अभी हाल फिलहाल न्यूज में था, इसे इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? तीसरा है आर्टिकल 161 भारतीय संविधान का, ये क्या कहता है? इसके ऊपर है। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आपके लिए आने वाले हैं, अभी तक आए भी हैं। लगातार हमसे जुड़े रहें। हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।